हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रही होगी और लास्ट के कुछ क्लासेस में हमने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करा है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर और हमने लगभग लगभग आधी केमिकल बॉन्डिंग को अभी तक खत्म कर चुके हैं। लास्ट के कुछ क्लासेस में हम लोगों ने वीएसईपीआर थ्योरी और हाइब्रिडेशंस के बारे में देखकर अपने ज्योमेट्रीज को प्रिडिक्ट करना हमने सीख लिया था कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर हम ज्योमेट्री को डिफाइन कर लेते हैं तो फिर आधे से ज्यादा क्वेश्चन हम वहीं पे खत्म कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे एक हमें अप्रोच मिल जाता है कि क्वेश्चन वो किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो जैसा कि आज के क्लास का आप लोगों ने टॉपिक भी देख रखा है कि सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स है। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे बात कर लूं कि मैं सोच रहा था कि केमिकल बॉन्डिंग के पहले ही आपके लिए एक फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो हम लोग एक जल्दी से केमिस्ट्री के टॉपिक्स को खत्म कर रहे होंगे। क्योंकि सॉलिड स्टेट एक ऐसा टॉपिक माना जाता है जिसको बहुत लोगों को सही तरह से पढ़ने नहीं आता है या फिर उनको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते कि किस तरह से हमें सॉलिड स्टेट को पढ़ना चाहिए। वेदर आप अगर देखें ये जेई या नीट के व्यू से, ये दोनों के व्यू से वो इंपॉर्टेंट होता है, खासकर बोर्ड वालों के लिए भी, क्योंकि वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन के आ जाते हैं। और जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप भी समझते हैं कि नीट वाले भी टू द पॉइंट पूछते हैं और जेई मेंस वाले भी, और उससे कुछ काफी अच्छे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं सॉलिड स्टेट के। सिलिक नाउ अब आते हैं हम लोग सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स के ऊपर। तो सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स एक ऐसा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का जो कि अंडररेटेड रहता है, और अगर इसकी वेटेज की बात करी जाए तो एक या दो क्वेश्चन गारंटीड होता है पेपर के अंदर। अगर आपने इनऑर्गेनिक का पेपर सेट करा है, कोई भी जो एग्जामिनेशन सेटर होगा वो सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन से क्वेश्चंस पुटअप जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कुछ यहाँ पे याद रखने वाली भी टर्म्स होती है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि क्यों हम लोग सिर्फ सिलिकेट्स को ही पढ़ रहे हैं, क्यों हम लोग सिलिकॉन्स के ही ग्रुप को पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग फॉस्फोरस के या फिर हम लोग सल्फर के या फिर हम लोग क्लोरीन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो बात दरअसल कुछ ऐसी है कि अगर हम सिलिसिलिक एसिड देखें तो H4SiO4, फॉस्फोरिक एसिड देखें, सल्फ्यूरिक एसिड देखें और क्लोरिक एसिड देखें, तो इस सब केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, और जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की संख्या बढ़ती हुई जाती है। पहले में एक, फिर दो, फिर तीन। इसका मतलब एक होता है जो हम लोगों ने देखा भी है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा सेंट्रल एटम का साइज डिक्रीज होने लगता है अलोंग द उसी लाइन में। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज सेंट्रल एटम का डिक्रीज करने लगता है। उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, तो उस जब आपका साइज सेंट्रल एटम का डिक्रीज करने लगता है तो आपकी टेंडेंसी पाई बॉन्ड बनाने की बढ़ जाती है। यानी कि जितना छोटा साइज इधर जा रहा है आपके अलोंग द पीरियड, तो उसमें आपकी पाई बॉन्ड की टेंडेंसी फॉर्म करने की बढ़ जाती है। उस केस की तरह अगर हम देखें तो अगर आपने सिलिसिलिक एसिड को अगर हमने ले रखा है, और अगर आप बोलोगे कि क्यों इसी, अभी तो ऐसे हमें सिलिकेट्स इस फॉर्म में पढ़ना है, इसके ऊपर पूरी पूरी डिस्कशन है हमारी कि इसी तरह ऑक्सीजन से शेयर्ड होता है, तो आप बोलोगे कि हम ऐसे ही क्यों करें, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इंट्रामोलिक्यूलर करवा दें इनके बीच रिएक्शन। जैसे कि अगर H4SiO4 से अगर आप इंट्रामोलिक्यूलर वाटर निकालते हो तो आप H2SiO3 बना रहे होंगे, लेकिन जो ये सिलिकॉन ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड है वो बहुत ही वीक पाई बॉन्ड होती है। बहुत वीक कहने का मतलब ये इतनी, जैसे ही आप बनाओगे वैसे ही ये टूट जाएगी पाई बॉन्ड, ये गारंटीड होता है। इसीलिए हम लोग इंटरमॉलिक्यूल करते हैं कि एक ऑक्सीजन को शेयर करा देते हैं दो सिलिसिलिक एसिड के बीच में। तो कुछ इस प्रकार से हमारा आगे का अभी पूरा का पूरा ये टॉपिक चलने वाला है, इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ सिलिसिलिक एसिड होते हैं। जैसे सिलिकेट्स की अगर हम टाइप बात करें तो पहले तो अगर जैसे ये नॉर्मल सी फॉर्म है तो नॉर्मल वाले फॉर्म को हम ऑर्थो सिलिसिलिक एसिड बोलते हैं, और ये अगर आपने डाइमराइज करा दिया है, यानी कि आपने दो सिलिसिलिक एसिड लिया और एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन आपने शेयर कराया है, तो उसे हम पायरो सिलिसिलिक एसिड बोले हैं। इस बात को और अच्छे से देखेंगे कि किसको क्या नाम दे, कैसे हम उस नाम को ध्यान में रखते हुए आगे को देखेंगे। और जैसे अगर मान लीजिए आपने ऑर्थो सिलिसिलिक एसिड, या फिर आप इसे नॉर्मल सिलिसिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, अगर आपने इसे सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एक्सेस के साथ रिएक्शन कराया तो आप यहाँ पे Na4SiO4 की फॉर्मेशन कर रहे होंगे और प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो रही होगी। नाउ अब समझते हैं हम टाइप्स ऑफ सिलिकेट, जो हम लोगों ने बात करा था कितने टाइप्स के होते हैं और उसे हम कैसे समझेंगे कि कौन सा सिलिकेट्स किस टाइप के हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्थोसिलिकेट, जो हमने अभी देखा भी है। उसके बाद हमारे पास आता है पायरोसिलिकेट, देन आफ्टर हमारे पास आता है चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट के अंदर पहला पार्ट आता है हमारे पास सिंगल चेन, दूसरा पार्ट हमारे पास आता है डबल चेन सिलिकेट,
फोर्थ वाला हमारे पास साइक्लिक सिलिकेट, फिफ्थ सीड सिलिकेट एंड सिक्स्थ वन इज 3D सिलिकेट। ये हमारे टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स है, ये हमारे टाइप्स ऑफ सिलिकेट है, टोटल 6 है, 3 वाले के 2 पार्ट है। नाउ जो हम लोगों ने वहां पे बात करा था कि बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट, इसका रीजन हमें पता चल गया था क्योंकि इंटरमॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास स्टेबिलिटी ज्यादा आती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, बॉन्ड एंगल हमारे पास 109 डिग्री होती है, और हमारे पास ये नॉन प्लेनर इन नेचर होता है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलिकेट यूनिट, हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसे रिप्रेजेंट करने के 2-3 तरीके होते हैं, या तो आप ऐसे डायरेक्ट दिखा दीजिए सिंपली, या फिर अगर आप टेट्राहेड्रल है तो एक वेज और एक डैश बना के आप दिखा सकते हैं बिल्कुल। और अगर सिलिकेट्स की टर्म में बात करी जाए तो आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस गोल वाले का मतलब एक ऑक्सीजन आपका अंदर की तरफ गया हुआ है, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ हमारे पास जो आता है, अब कुछ एक ऐसा टर्म है जैसे कि हमने डिफाइन करा था कि ऑक्सीजन के शेयरिंग पे ही पूरा का पूरा टाइप्स हमने डिफाइन कर रखा है, तो हम उसे समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से अगर हमें समझना हो कि किसे हम ऑर्थो बोलेंगे, किसे पाइरो बोलेंगे, किसे चेन बोलेंगे, और उसे एक इजी फॉर्म में समझना हो तो हम उसे किस तरह से समझ सकते हैं। तो उस चीज को समझने के लिए हमने एक सिंपल सा तरीका निकाला है कि अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है पेपर के अंदर, अगर उसके अंदर शेयर्ड ऑक्सीजन 0 हो बेसिकली, तो वो हमारा ऑर्थो वाला होता है। अगर उसका शेयर्ड ऑक्सीजन 1 हो तो हमारे पास पाइरो सिलिकेट होता है, और उसी तरह अगर हमारे पास 2 शेयर्ड ऑक्सीजन हो तो हमारे पास चेन का ग्रुप वाला होता है, यानी कि हमारे पास सिंगल चेन होता है। अगर 3 शेयर्ड होता है तो डबल चेन सिलिकेट होता है। अगेन अगर 2 शेयर्ड होता है तो हम साइक्लिक सिलिकेट भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। और साइक्लिक के बाद हमारे पास आता है सीड सिलिकेट, जहां पे 3 ऑक्सीजन शेयर होते हैं, और 3D सिलिकेट के अंदर हम 4 ऑक्सीजन शेयर करते हैं। अब बारी बारी से उन सबको हम लोग देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। ऑल द जैसे ऑर्थो के अंदर हमने बात करा था कि एक भी आपका ऑक्सीजन एटम शेयर्ड नहीं होगा, एक भी ऑक्सीजन एटम शेयर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई सा भी इनका ऑक्सीजन एटम शेयर्ड नहीं है। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये वाला सब सिलिकेट्स का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कम से कम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन सातों का नोट करके रखना पड़ेगा, इसी से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। आपने अगर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑर्थो का नोट करा SiO4 4-, ये सिंगल के लिए, इसी में आप N लगा सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ ज्यादा निकालना है ऑर्थो सिलिकेट। ना अगर पाइरो सिलिकेट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन शेयर्ड होता है, आप उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिलिकेट्स की फॉर्म में। अब इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Si2O7 6-। अब ये हम कैसे निकाल रहे हैं Si2O7 6-? तो हमारे पास आप देख सकते हैं जब आपने एक ऑक्सीजन शेयर करा तो Si 2Si, देन आफ्टर हमारे पास 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, यानी कि Si2 और एक ये 7 ऑक्सीजन है, Si2O7 और माइनस चार्ज हमारे पास 6 है तो 6-, ये हमारे पास जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने हमारे पास मोनोवैलेंट ऑक्सीजन है, तो मोनोवैलेंट ऑक्सीजन जो कि शेयर्ड नहीं होते हैं, तो आपके पास शेयर्ड नहीं होने वाले ऑक्सीजन कितने हैं? तो आपके पास 6 शेयर्ड नहीं है मोनोवैलेंट ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन है जो शेयर्ड है तो डाइवैलेंट ऑक्सीजन है। अगर आपसे SiO-Si लिंकेज पूछ लिया जाए तो वो नंबर ऑफ डाइवैलेंट ऑक्सीजन के इक्वल होता है, यानी कि 1 SiO-Si लिंकेज। अगर चेन सिलिकेट की बात करी जाए तो हम सिंगल चेन सिलिकेट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इसे हम पाइरोक्सीन के नाम से भी जानते हैं, ये उसका एक कॉमन नेम है, तो आप उसे याद रखें, कभी कभी वो पाइरोक्सीन के नाम से भी आपसे पूछ लेते हैं टर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, 4 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, यानी कि यहाँ पे हम 2 ऑक्सीजन को शेयर करा रहे होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक 4 सिलिकेट का कंपाउंड लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक ये ऑक्सीजन शेयर्ड है और एक ये ऑक्सीजन शेयर्ड, एक ये ऑक्सीजन, तो ये एक साइकिल की तरह, एक चेन की तरह आपके पास सिलिकेट बनाया रखा है। और अगर उसी तरह से अगर आप इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं तो SiO3 2- N निकलेगा, यानी N आप तो कुछ भी लगा सकते हैं, अगर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला जाए तो SiO3 2- होता है।
ये नॉन टर्मिनेटिंग चेन के लिए भी वैलिड होता है। अगर आपने चेन का एंड नहीं कराना है तो आप एन लगा दीजिए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग चेन के लिए भी वैलिड हो जाता है। आप उसके बाद अपना एन की कोई भी वैल्यूज रखते जाइए और आपको उस सिलिकेट का फॉर्मूला मिलते जाएगा। बेसिकली आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि आपको अगर बोल दिया जाए कि पायरोक्सिन है और हमारे पास 6 सिलिकॉन की वो चेन है, तो आप बता दीजिए कि उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो उसी तरह आप अगर इसमें 6 की एन की जगह 6 रखेंगे तो Si6 O18 एंड 12 माइनस उसका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर टर्मिनेटेड सिंगल चेन सिलिकेट, क्या हो अगर चेन टर्मिनेट कर रहा हो। चेन टर्मिनेट करने का मतलब वो ऑक्सीजन वहां पे रुक रहा हो। रुकने का मतलब बेसिकली क्या हो जाता है, जब आपको रोकना पड़ेगा तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे रोकना है, तो यहाँ पे आपने रोक दिया, यहाँ पे आपने रोक दिया, तो ये बेसिकली ऑक्सीजन हाफ में डिवाइड हो जाता है और ये भी हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो ये जब हाफ हाफ मिलके एक ऑक्सीजन काउंट होते हैं और फिर बाकी की काउंटिंग वैसे ही चलती है जैसे हमने काउंटिंग करा होता है। तो उस तरीके से हम लोगों ने इन सब चीजों को देखा। नाउ हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो हमारे पास डबल चेन सिलिकेट्स का टॉपिक आता है। जब डबल चेन सिलिकेट्स को हम एम्फीबोल्स के भी नाम से जानते हैं, ये भी इसका कॉमन नेम है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर डबल चेन, यानी कि जो हमारे पास जो सिंगल चेन जा रही थी, अब ये ऊपर नीचे करके अब चेन बनाते हैं, उसे हम डबल चेन सिलिकेट बोलते हैं। तो डबल चेन सिलिकेट के अंदर भी अगर हम काउंट करें, और यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ यूनिट होती है। एक तो ए यूनिट जो ऊपर की तरफ जा रही होती है और एक बी यूनिट जो नीचे वाली में रहती है डबल चेन के अंदर। तो ये SiO3 2 माइनस ए यूनिट के लिए और बी यूनिट के लिए अगर हम बात करें तो SiO 2.5 माइनस 1। अब ये ऐसा हमने क्यों बोला, तो आप अगर देखें कि एक ऑक्सीजन अंदर की तरफ, एक ऑक्सीजन यहां शेयर्ड है हाफ ऑक्सीजन यहां शेयर्ड है और हाफ ऑक्सीजन यहां शेयर्ड है। तो हाफ इज इक्वल्स टू 1.5 और एक ऑक्सीजन अंदर की तरफ है, तो अगर तीनों को अगर हम ऐड करें तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास आ रहा होगा 2.5। इसीलिए हमने यहाँ पे देखा SiO 2.5 है। नाउ जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप डिस्कस करें तो SiO3 2 माइनस प्लस SiO 2.5 माइनस, ये आपका डबल चेन सिलिकेट्स एम्फीबोल्स का जनरल फॉर्मूला हो जाता है। नाउ अदर एग्जांपल्स ऑफ डबल चेन सिलिकेट, आप उसे ऐसे ट्रायंगल्स के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ये 2 लिखने का मतलब कि वहां पे 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, और यहाँ 3 लिखने का मतलब वहां पे 3 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं। जो बीच वाले कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं। उस केस के अंदर अगर हम नेक्स्ट आगे देखते हुए चले तो उस केस के अंदर हम साइक्लिक सिलिकेट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं मेटा सिलिकेट्स। सो मेटा सिलिकेट्स इज वन अदर नेम ऑफ द साइक्लिक सिलिकेट्स। यहाँ पे जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका SiO3 2 माइनस होता है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं और ये साइकिल्स की तरह चलते हैं। जैसे कि एक साइकिल बना दिया इन्होंने 3 मेंबर की, एक 4 मेंबर का टेट्रामर बना दिया, तो यहाँ पे SiO SI लिंकेज 3 हो जाएंगे। बिल्कुल सेम SiO3 2 माइनस, यहाँ पे बिल्कुल जैसे कि हमने सिंगल चेन सिलिकेट के अंदर बात करी थी, तो वो चेन था और यहाँ पे हमने साइकिल बना दिया है। आप टेट्रामर बना सकते हैं, आप हेक्सामर भी बना सकते हैं, कुछ इस प्रकार से उस कंपाउंड्स को लेकर। नाउ फिफ्थ वन इज आवर लाइक द सीट लाइक स्ट्रक्चर। सीट लाइक स्ट्रक्चर मींस लाइक द सेम सीट वी आर डिफाइनिंग इन द सेम पेज। लाइक आपका जो पेज का फ्रंट पेज होता है वो एक आपका सीट के तरह से काम करता है, यानी कि आप इसे 2D में भी बात कर सकते हैं इसके ऊपर। सो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के अंदर आपका 3 ऑक्सीजन शेयर्ड होता है। यहाँ पे अगर 3 ऑक्सीजन शेयर्ड है तो उसी तरह से अगर हम बात करें तो Si2O5 2 माइनस या फिर SiO 2.5 माइनस 1 इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है। आप इन सब के जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे तो ये काफी आपको हेल्पफुल करने वाला है आपके पेपर के अंदर, क्योंकि इससे क्वेश्चन वो पूछ ही लेते हैं कल हमेशा हर एग्जाम के अंदर, हर पेपर के अंदर वो सिलिकेट्स के जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस पुट अप करते ही हैं। नाउ सीट लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट दैट द प्रोपोगेशन ग्रोथ ऑफ द कंपाउंड लाइक द 2D से। जो हमने बोला था कि ये 2D में भी अगर आप इसे 2D लाइक भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2D भी सेम में होता है। नाउ द 3D सिलिकेट्स। 3D सिलिकेट्स, यहाँ पे थोड़ा सा ये पेज विजिबल नहीं है, बट इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम बात करें तो जनरल मॉलिक्यूलर यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं। लाइक अगर आप देख रहे हो तो 4 ऑक्सीजन हमारे पास शेयर्ड है। तो इस केस के अंदर
हमारे पास चारों ऑक्सीजन से ऐड होते हैं और उसी तरह से हम इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। नाउ हमारे पास एक टॉपिक आता है एल्यूमिना सिलिकेट। एल्यूमिना सिलिकेट्स के ऊपर एक उसके पहले एक मैं रिएक्शन डिस्कस करना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सिलिका का रिएक्शन होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि SiO2 प्लस HF मेक SiF4 प्लस H2O। ये रिएक्शन हमें इस बात का बताता है कि HF को आप ग्लास वेसल्स के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ग्लास हमारा SiO2 होता है, अगर उसके अंदर आप HF रखोगे तो वो रिएक्शन करके SiF4 बना देगा। तो अभी तो यहाँ पे लगता है कि हमारे पास ये एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, बट नहीं, ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं, इट्स अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टाइप होता है, इसलिए हम HF को स्टोर नहीं करते ग्लास वेसल्स के अंदर, क्योंकि HF उससे रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए HF को हम स्टोर करते हैं किसमें? वैक्स कोटेड ग्लास वेसल, जो कि वैक्स किसका बना होता है? तो एल्केन्स का बना होता है। तो एल्केन्स के साथ HF रिएक्ट नहीं करता है, या फिर उसे आप पैराफिन्स भी बोल देते हैं। नाउ हम अब एल्यूमिनस सिलिकेट्स के ऊपर आते हैं। एल्यूमिनस सिलिकेट्स बेसिकली आप सिलिकेट्स को एल्यूमिनियम के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, लाइक These aluminum silicates are generally found in the hydrated form. ये hydrated form में हमेशा मिलता है, in which water molecule is present in the void as the size of void is same as water molecule. Now, जैसे कि अगर आपने 3D सिलिकेट्स लिया है, वहां से आपने सिलिकेट्स को रिमूव करा और एल्यूमिनियम को आप ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे आप एल्यूमिनियम सिलिकेट्स बनाएंगे निगेटिव चार्ज के अंदर। 3D सिलिकेट्स आपका न्यूट्रल होता है, क्योंकि जब आप जैसे कि SiO ऐसे, ये आपका एक 3D सिलिकेट्स का एग्जांपल है। तो आप अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि इसके सारे ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं। चार के चारों ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो चार्ज तो हमारे पास कोई बचा ही नहीं। तो 3D सिलिकेट्स क्या होता है कि न्यूट्रल इन नेचर होता है। नाउ अगर टाइप्स ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट्स देखा जाए, तो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स का अगर एक रिएक्शन है X प्लस Y SiO2, ये इसका स्टेरिक फैक्टर या फिर आप स्टोइकोमेट्री बोल सकते हैं, माइनस X SiO2 प्लस X AlO2। नाउ सो ये फॉर्म करेगा ElO2 माइनस 1X एंड SiO2Y। इसके अंदर दोनों की पॉसिबिलिटी होती है, दोनों पाए जाते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के अंदर, इसीलिए हम इसे एल्यूमिनियम सिलिकेट्स का नाम भी देते हैं। तो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, अल्ट्रामाइंस, जियोलाइट, फेल्डस्पार। अल्ट्रामाइंस इज लाइक, अगर आपका X और Y की वैल्यू 1:1 के रेशियो में है तो उसे हम अल्ट्रामाइंस बोलते हैं। अगर ये 1:2 के रेशियो में है तो उसे हम जियोलाइट बोलते हैं, और अगर ये 1:3 के रेशियो में है तो हम इसे फेल्डस्पार बोलते हैं। नाउ कुछ कॉमन नेम सिलिकेट्स के, जो हमने अभी 7 सिलिकेट्स डिस्कस करे हैं बारी बारी से पूरी टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स में, उनके भी कुछ कॉमन नेम्स होते हैं। जैसे कुछ के तो हमने देख भी रखे थे, लाइक ऑर्थो सिलिकेट्स को हम नीजो सिलिकेट्स बोल देते हैं, पायरो सिलिकेट्स को हम सोरो सिलिकेट्स बोलते हैं, साइक्लिक को हम साइक्लो सिलिकेट्स, आप तो जानते ही हैं। सिंगल चेन को हमने डिस्कस भी करा था कि पायरोक्सीन बोल देते हैं, डबल चेन को हम एम्फीबोल्स बोल देते हैं, 2D सीट लाइक को हम फाइलो सिलिकेट बोल देते हैं, ये एक नया टर्म है। और 3D सिलिकेट्स टेक्टोसिलिकेट्स भी बोल देते हैं। नाउ हमारे पास आता है टॉपिक सिलिकॉन्स। नाउ सिलिकॉन्स आर द ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड having the SiO-Si linkage. They are prepared by the hydrolysis of chlorosilane followed by the condensation polymerization of silanols. यानी कि पहले तो यहाँ पे होता है हाइड्रोलिसिस कर दिया आपने क्लोरोसिलेंस का, देन आपने उसका पॉलीमराइजेशन करवा दिया। यानी कि इनका कहने का इनका मैकेनिज्म जो होता है, वो पहले आपने SiCl4 लिया, उसकी रिएक्शन आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स करा दी, तो आपने क्लोरोसिलेन का फॉर्मेशन करा। क्लोरोसिलेन आपने फॉर्मेशन कर दिया, देन आपने उसमें अगर पानी डाल दिया तो वहां पे HCl रिमूव्ड हो जाएगा और आपने सिलिनॉल का फॉर्मेशन करा। नाउ अब सिलिनॉल का जब आप पॉलीमराइजेशन करवा देंगे, यानी कि n मोल्स ऑफ H2O जब आप निकाल देंगे, तो वो सिलिकॉन्स के फॉर्म में आता है। नाउ सिलिकॉन्स के फॉर्म में वो कैसा दिखता है, तो अब हम बारी बारी से उसके एग्जांपल्स को देखते हैं। लाइक अगर आपने SiCl4 लिया है और आपने RMgX लिया और आपने इसके 3 इक्विवेलेंट्स लिए हैं, तो यहाँ पे तो 3 HCls को ये रिमूव करके SiR3Cl बना दिया इन्होंने। दिस इज नोन एज द ट्राई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेट। और इसमें से जब आप पानी निकाल दोगे, पानी ऐड करोगे, तो आप HCl निकाल रहे होगे, तो आप इस पे OH की सब्स्टिट्यूशन करा रहे होगे।
नाउ अगर आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो पॉलीमराइजेशन इज द सेम लाइक दैट, यहाँ पे आप उसकी डाइमराइजेशन करवा रहे हो, क्योंकि आपके पास एक ही ऑक्सीजन है तो आप यहाँ पे डाइमराइज करवा सकते हो उस ऑक्सीजन के थ्रू ये, क्योंकि वहां पे आप SiO लिंकेज को आप ला रहे होंगे, तो आप यहाँ पे डाइमर सिलिकेन बना रहे होंगे जब आप 3 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं। आप बेसिकली आप बोल दीजिए 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने यूज करा। अगर आपने 2 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करा होता तो आप यहाँ पे डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड फ्लोरोसिलेट की फॉर्मेशन करते, देन अगर वहां पे आप अगर H2O ऐड करते तो आप यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड देख रहे होते, 2 OH ग्रुप देख रहे होते। नाउ डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड सिलेनॉल से जब आप पॉलीमराइजेशन करवाते तो ये चेन की फॉर्म में दिखता, जहां पे 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हो रहे होते और SiO लिंकेज हमें दिख रही होती। सो दिस इज सिंगल चेन सिलिकेन की ये फॉर्मेशन हो जाती। नाउ अब दिस सिंगल चेन सिलिकेन जो हमने देखा भी था कि सिंगल चेन सिलिकेन को हम साइक्लिक सिलिकेन भी बोल सकते हैं, तो ये अगर आप उसको रीअरेंज करें तो साइक्लिक सिलिकॉन भी उसे बना सकते हैं। नाउ अगर आपने एक ही मोल ग्रिग्नार्ड लिया होता, एक ही इक्विवेलेंट लिया होता, तो आप मोनो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन बना रहे होते और आपने 3 क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर रखे होते। अगर 3 क्लोरीन आपका सब्स्टिट्यूटेड था और आपने 3 पानी उसमें ऐड करा तो आपके पास 3 OH ग्रुप आ गया, यानी कि मोनो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन सिलेनॉल। अब मोनो एल्काइल है तो आपके पास तो 3 ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो जब आप यहाँ से पानी की रिमूव करवाओगे और पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवा रहे होंगे तो उस केस में आपके 3 ऑक्सीजन शेयर्ड हो रहे होंगे। 3 ऑक्सीजन शेयर्ड होने का मतलब आप एक 2D सीट लाइक सिलिकॉन बना रहे होंगे। 2D सीट लाइक सिलिकेन को हम बोल सकते हैं कि क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन या फिर डबल चेन सिलिकॉन। आप इसे डबल चेन का भी नाम दे सकते हैं या फिर आप इसे 2D सिलिकॉन्स का भी नाम दे सकते हैं। तो ये तो था कि कुछ सिलिकॉन्स के ऊपर हमने कुछ डिस्कशन करा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ऑक्जी एसिड को डिस्कशन कर रहे होंगे, जो कि ऑक्जी एसिड काफी एक अच्छा टॉपिक है इसका रहता है, जिसके अंदर पूरे हम लोग पी ब्लॉक्स को हम लोग एक तरह से आप रिवीजन कर रहे होते हैं। तो उसके केस से आप पी ब्लॉक को अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं एक ऑक्जी एसिड के थ्रू। और ऑक्जी एसिड एक हमारा काफी अच्छा बड़ा पार्ट माना जाता है केमिकल बॉन्डिंग का। उसके बाद हम लोग 75% केमिकल बॉन्डिंग को खत्म कर रहे होंगे ऑक्जी एसिड को कंप्लीट करने के बाद। और नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेगी तो उसमें हम सॉलिड स्टेट को लेक्चर 1 से भी डिस्कस कर रहे होंगे। सो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले जो एग्जाम से काफी रिलेटेड होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पुट अप करवा सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स पे। तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेंगे तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।